नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA रजिस्ट्रेशन किया बहाल। मदर टेरेसा ने डाली थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नींव। रोकी जा चुकी है 6000 NGOs की विदेशी फंडिंग। गहरे वित्तीय संकट से गुजर रहा है पड़ोसी देश श्रीलंका। चीन से कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की लगाई गुहार। भारत ने दिया मदद का भरोसा। माया सभ्यता के पतन पर वैज्ञानिकों ने पेश किया नया मत। सामाजिक और आर्थिक वजहों से हुआ सभ्यता का पतन। मध्य अमेरिका के युकाटन प्रायद्वीप में विकसित हुई थी माया सभ्यता। RBI द्वारा नए फिनटेक डिपार्टमेंट की स्थापना। देश के फिनटेक सेक्टर में इनोवेशन है मकसद। फिनटेक सेक्टर में मौजूद अवसरों और चुनौतियों पर भी रहेगा फोकस। और जंगलों के काटे जाने से पश्चिमी अफ्रीका में भारी नुकसान। पिछले 3 दशक में दोगुनी हुई थंडर स्टॉर्म्स की संख्या। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीते दिनों गृह मंत्रालय ने MOC यानी मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन फिर से बहाल कर दिया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक धार्मिक संघ है जिसे नोबेल विजेता मदर टेरेसा ने स्थापित किया था। रजिस्ट्रेशन बहाल करने के इस निर्णय को समझने के लिए पिछले कुछ घटनाक्रमों को जानना जरूरी है। दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने लगभग 6000 NGOs की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में उन NGOs को शामिल किया गया था जिनकी FCRA के तहत फंडिंग रोक दी गई थी। इस लिस्ट में MOC भी शामिल था। गृह मंत्रालय के मुताबिक MOC को लेकर कुछ इनपुट्स थे जिनके आधार पर इसके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया गया था। इस मामले को ब्रिटेन की संसद में भी उठाया गया था। वर्तमान में MOC उन 16908 NGOs की लिस्ट में शामिल है जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन एक्टिव है। आपको बता दें कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को किसी व्यक्ति या समूह या कंपनी द्वारा विदेशों से योगदान लेने को नियमित करने के लिए लागू किया गया था। इसके जरिए राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों या इससे जुड़े मामलों में विदेशी योगदान हासिल करने को प्रतिबंधित भी किया गया है। FCRA उन सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जो विदेशी योगदान प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए FCRA के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण शुरू में 5 साल के लिए वैध होता है। इसे रिन्यू भी किया जा सकता है बशर्ते सभी मानदंडों का पालन हो रहा हो। पंजीकृत संघ, समूह और गैर सरकारी संगठन सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मकसद के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं। भारत में विदेशी योगदान हासिल करने को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 और समय समय पर जारी होने वाले अन्य आदेशों या अधिसूचनाओं के जरिए विनियमित किया जाता है। गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूल्स को फ्रेम करने के लिए समय मांगा है। मंत्रालय की इस मांग पर अभी लोकसभा और राज्यसभा में संसदीय समितियों ने अपनी सहमति नहीं दी है। गौरतलब है कि जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं होंगे एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता। इससे पहले मंत्रालय 3 बार ऐसी ही मांग करके एक्सटेंशन ले चुका है। आपको बता दें कि संसदीय कार्य प्रणाली के मैनुअल के मुताबिक यदि किसी मामले में कोई मंत्रालय या विभाग किसी कानून के पारित होने के 6 महीने बाद भी रूल्स नहीं बना पाता है, तब ऐसे मामले में जिस समिति को कानून के स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है उससे एक्सटेंशन मांगा जा सकता है। लेकिन यह एक्सटेंशन एक बार में 3 महीने से अधिक के लिए नहीं लिया जा सकता। आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया था कि कानून 10 जनवरी 2020 को लागू हो जाएगा, मगर इससे संबंधित नियम फ्रेम न होने के कारण कानून को लागू नहीं किया जा सका है। इस एक्ट के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले 6 गैर मुस्लिम समुदायों को नागरिकता देने की बात की गई है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में दाखिल हुए हों। यह कानून इन 6 गैर मुस्लिम समुदायों को फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत आने वाले आपराधिक मामलों से छूट देता है बशर्ते वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में दाखिल हुए हों। दिल्ली हाई कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के मामले में एक टिप्पणी की है। इस संबंध में कुछ NGOs ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में IPC की धारा 375 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। उनका मानना है कि धारा 375
शादीशुदा महिलाओं के साथ उनके पति द्वारा की गई यौन हिंसा के मामले में भेदभाव करती है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 का उल्लंघन हो रहा है। इस मामले में सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक नहीं बनाया जा सकता। इससे वैवाहिक संस्था को नुकसान पहुंचेगा और पतियों को प्रताड़ित करने का यह एक जरिया बन जाएगा। सभी जज ये मान रहे हैं कि महिला की यौन स्वायत्तता जरूरी है, लेकिन वैवाहिक रिश्तों की पेचीदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। पति द्वारा उसे ऐसे किसी भी सेक्सुअल रिलेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसमें उसकी मर्जी ना हो। लेकिन शादी में बिना मर्जी के अपनाए गए यौन संबंध को रेप मानकर धारा 375 के तहत रखा जाना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करना होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि वैवाहिक रिश्तों में वैधानिक रूप से एक सामान्य सेक्सुअल रिलेशन की मांग पार्टनर से रखी जा सकती है, जबकि गैर वैवाहिक संबंधों में इस पर लीगल तौर पर कोई मांग नहीं होती। गौरतलब है कि भारत में वैवाहिक रिश्तों के तहत होने वाले रेप को लेकर लंबे समय से बातचीत की जा रही है। भारत में बलात्कार के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने माना कि वैवाहिक रेप के मामले को इससे छूट देने पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान है। वित्तीय संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका ने चीन से अपने कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की मांग की है। बीते दशक में चीन ने श्रीलंका को तकरीबन $5 बिलियन से अधिक का कर्ज एयरपोर्ट, बंदरगाह और रोड्स प्रोजेक्ट्स के लिए दिया है। श्रीलंका को कर्ज देने वालों में चीन चौथे नंबर पर है। गौरतलब है कि श्रीलंका सबसे ज्यादा आयात चीन से ही करता है। हालिया महीनों में श्रीलंका गंभीर कर्ज और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके बढ़ते वित्तीय संकट को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वर्ष श्रीलंका बैंकरप्ट हो जाएगा। श्रीलंका पिछले दशक से 2 तरह के संकट का सामना कर रहा है, राजकोषीय घाटा और व्यापार घाटा। साल 2014 से विदेशी कर्ज लगातार बढ़ा है और 2019 में यह श्रीलंका की जीडीपी के 42.6% के बराबर हो गया। गौरतलब है कि राजकोषीय घाटे से मतलब कुल राजस्व और कुल व्यय के अंतर से है। आमतौर पर राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा या पूंजी व्यय में बढ़ोतरी की वजह से देखने को मिलता है। श्रीलंका की सरकार कोविड महामारी के कारण उपजी परिस्थितियों को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। कोविड की वजह से दुनिया भर के साथ श्रीलंका के निर्यात और पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। बीते साल अगस्त में श्रीलंका ने वित्तीय इमरजेंसी घोषित की थी। ये वित्तीय इमरजेंसी देश की मुद्रा की कीमत में तेजी से गिरावट और खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों के चलते घोषित की गई थी। इस बीच भारत ने इस कठिन समय में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के मद्देनजर श्रीलंका की मदद का वायदा किया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने लोगों को यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी मुहैया कराने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस का नाम है हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया 2021। इनका मसौदा IIT रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि ये गाइडलाइंस 2016 में इसी विभाग द्वारा जारी निर्देशों को रिवाइज करके जारी की गई हैं। 2016 की गाइडलाइंस को बैरियर फ्री एनवायरनमेंट यानी बाधा मुक्त वातावरण तक दिव्यांगजनों और वृद्धजनों की पहुंच को ध्यान में रखकर बनाया गया था। लेकिन इस बार के निर्देशों में विभाग ने यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पर फोकस किया है। इसका मतलब हुआ कि अब ये गाइडलाइंस न केवल विशेष वर्गों बल्कि सभी लोगों के लिए एक सुलभ वातावरण देने की बात करती है। जैसे दिव्यांगजनों को अस्पताल में ऊपरी मंजिल की तरफ आने जाने के लिए रैंप की व्यवस्था की जाती है, लेकिन अब सामान्य आदमी को होने वाली समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश की गई है। लिहाजा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन से लेकर उसके लागू होने तक की प्रोसेस को अब तरजीह दी गई है। 2021 की गाइडलाइंस के मुताबिक पहले से बनी हुई और आगे बनने वाली बिल्डिंग्स में ऐसी सुविधाएं होनी ही चाहिए जिससे महिलाओं के लिए आना जाना आसान हो। इस दौरान महिलाओं के पहनावे जैसे साड़ी आदि और फुटवेयर को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी सिंबल्स भी लगाने होंगे। सरकार की ये गाइडलाइंस राज्य सरकार, सरकारी विभाग और निजी क्षेत्रों के साथ आर्किटेक्चर और प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हाल ही में ड्रोन्स के एप्लीकेशन को बढ़ावा देने की बात कही है। थर्ड आई टू द स्काई के तौर पर ड्रोन्स के एप्लीकेशंस को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा देने को लेकर मंत्रालयों से चर्चा की जा रही है। गृह मंत्रालय को सर्विलांस, सिचुएशनल एनालिसिस, अपराध नियंत्रण, वीवीआईपी सिक्योरिटी और आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन्स का उपयोग करने के लिए कहा गया है।
रक्षा मंत्रालय को सर्विलांस, कॉम्बैट और काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस में ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। कृषि मंत्रालय फसल और मिट्टी की निगरानी, टिड्डी नियंत्रण और बीमा क्लेम के सर्वे के लिए ड्रोन्स का प्रयोग कर सकता है। पंचायती राज मंत्रालय लैंड रिकॉर्ड्स और संपत्ति के अधिकारों के लिए ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दे सकता है। पर्यावरण मंत्रालय अवैध शिकार पर नियंत्रण और वन्य जीवन पर निगरानी के लिए ड्रोन्स का प्रयोग करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग ड्रोन्स के जरिए की जा सकती है। ऐसे ही परिवहन के क्षेत्र में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और एक्सीडेंट के मामले में तुरंत प्रतिक्रिया के लिहाज से ड्रोन्स प्रभावी हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन डिलीवरी और टेस्ट्स के सैंपल कलेक्शंस के लिए ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। आपको बता दें कि ड्रोन एक मानव रहित विमान है। मानव रहित विमान 3 प्रकार के होते हैं: रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट। बीते दिनों नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोबिंद खुराना की 100वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था। उन्हें साल 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें रॉबर्ट हॉली और मार्शल निरेनबर्ग के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार प्रोटीन संश्लेषण में जेनेटिक कोड और उसके काम की व्याख्या के लिए मिला था। साल 1950 तक ये तय हो चुका था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से ट्रांसफर होती है। डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स किसी प्रोटीन में उपस्थित अमीनो एसिड से मेल खाते हैं। अब सवाल था कि इस जेनेटिक कोड की पहेली को कैसे सुलझाया जाए। मार्शल निरबर्ग ने इस पहेली की पहली गुत्थी को सुलझाया। इसके बाद इस पर हरगोबिंद खुराना ने महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने एंजाइम्स की मदद से विभिन्न आरएनए के चेन्स बनाई। इसके जरिए प्रोटीन्स का उत्पादन किया गया और उनके अमीनो एसिड्स से पूरे सीक्वेंस को समझाया। उन्होंने जेनेटिक कोड को डिकोड किया था। इसके तहत डीएनए के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत डीएनए में मौजूद चारों तत्वों एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन के क्रम का पता लगाया जाता है। जीवों में एक सेंट्रल डोग्मा होता है जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन शामिल होता है। डीएनए में 4 क्षारीय सीक्वेंस में सूचनाएं होती हैं। इन्हें आरएनए द्वारा रीड किया जाता है। ये सूचनाएं प्रोटीन चेन को ट्रांसलेट कर देती हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले डीएनए की पहचान फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी। इसके बाद 1953 में डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने इसकी डबल हेलिक्स संरचना पेश की थी। सरकार के मुताबिक आईआईटीज, आईआईएम्स और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों को एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत लाया जा रहा है। जुलाई 2021 में अधिसूचित प्रावधानों के मुताबिक एबीसी में केवल वही यूनिवर्सिटीज या ऑटोनोमस कॉलेज शामिल होंगे जो ग्रेड ए का स्कोर या एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल है। हालांकि दिसंबर में किए गए संशोधन से किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एबीसी फ्रेमवर्क के तहत आने का रास्ता साफ हो गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से मतलब एक डिजिटल स्टोर हाउस से है। इसमें एकेडमिक्स के मार्क्स को स्टोर किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी का अपना डिजिटल अकाउंट होगा। इसके जरिए विद्यार्थी ने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है वहां पर 50% कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। उसके बाद का कोर्स किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूरा किया जा सकता है। इसे सरल शब्दों में यूं समझें तो मान लीजिए कि आप इंस्टीट्यूट ए से मास मीडिया का कोई कोर्स कर रहे थे। किन्हीं वजहों से आप इंस्टीट्यूट ए से कोर्स पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में आपके पास विकल्प है कि आप 50% कोर्स के पॉइंट एबीसी में स्टोर कर दें। बाद में आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में उन्हीं पॉइंट्स के साथ कोर्स को वहीं से शुरू कर सकते हैं। इससे एकेडमिक्स में कई तरह के लाभ होंगे, मसलन स्टूडेंट मोबिलिटी, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी और विद्यार्थियों को अपने लर्निंग पाथ का चुनाव खुद करने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि इसका प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया था। इसका गठन शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किया गया है। माया सभ्यता की ग्लोरी और अचानक हुए पतन की कहानी हम सब ने सुनी है। इसके बारे में जानना हमेशा से लोगों में उत्सुकता पैदा करता रहा है। वैज्ञानिकों का दावा था कि माया सभ्यता में सूखे के चलते भूखमरी फैली और इस गौरवपूर्ण सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन हाल ही में छपे एक अध्ययन से एक नई कहानी सामने आ रही है। अध्ययन के मुताबिक माया सभ्यता के लोगों को 500 प्रकार के खाने योग्य पौधों का ज्ञान था। इनमें से कई तो सूखे के प्रति बहुत रेजिस्टेंट थे। चाय और कसावा जैसे पौधे वहां के लोगों की पोटेशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जरूरतें पूरी कर सकते थे। इससे लगता है कि भूखमरी जैसे हालात कैसे पैदा हो सकते हैं। ऐसी संभावना है कि कोई और कारण इसके पतन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। नई रिसर्च के मुताबिक इसके पतन में सामाजिक और आर्थिक क्रांति ने अहम भूमिका निभाई होगी।
आपको बता दें कि युकाटान प्रायद्वीप में उपजी माया सभ्यता 600 से 800 एडी के बीच फली फूली। इसे समृद्ध स्थापत्य के साथ गणित और खगोल की बेहतर जानकारी के लिए जाना जाता है। साल 1840 में इसकी खोज जॉन स्टीफेंस और फ्रेडरिक क्रेथरवुड ने की थी। माया सभ्यता का क्षेत्र वर्तमान में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस और अल सल्वाडोर में पाया जाता है। यहाँ दक्षिणी क्षेत्र के लोग किश और उत्तरी क्षेत्र के लोग युकाटेक के नाम से जाने जाते थे। बीते दिनों आरबीआई ने एक अलग फिनटेक डिपार्टमेंट गठित किया है। इसका मकसद भारतीय फिनटेक सेक्टर पर फोकस और इस क्षेत्र में नवाचार करना है। इसके अलावा यह विभाग इस क्षेत्र में मौजूद अवसरों और चुनौतियों को पहचानने में मुख्य भूमिका निभाएगा। साथ ही इस क्षेत्र के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसे आरबीआई इस क्षेत्र में काम करने के लिए आधार बनाएगा। इस विभाग में डीपीएसएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ सिस्टम्स के फिनटेक डिवीजन को भी शामिल कर दिया जाएगा। यह विभाग आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से अटैच रहेगा। आपको बता दें कि फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से मतलब है कि वित्तीय सेवाओं को तकनीक के जरिए मुहैया कराया जाए। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट ऐप्स, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, रोबो एडवाइजर्स, स्टॉक ट्रेडिंग ऐप्स और क्रिप्टो करेंसी को भी रखा जा सकता है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है। भारत में विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा फिनटेक एडॉप्शन रेट है। भारत में यह दर 87%, जबकि वैश्विक स्तर पर यह दर 64% है। आज भारत में मौजूद 2100 प्लस फिनटेक में से 67% से अधिक पिछले 5 वर्षों में स्थापित किए गए हैं। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में 261 बैंक भागीदार हैं। यूपीआई के जरिए हर महीने लगभग 4.21 बिलियन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 17 फिनटेक कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा मिल चुका है। यूनिकॉर्न कंपनी से मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा की हो। ब्रिटेन के एक संस्थान के शोध के मुताबिक पिछले 30 सालों में पश्चिमी अफ्रीका के कुछ इलाकों में थंडर स्टॉर्म्स की संख्या दोगुनी हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के जंगलों का काटा जाना है। थंडर स्टॉर्म यानी तड़ित झंझा में मौसम एक बहुत छोटे समय के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसमें बिजली, बादलों की गड़गड़ाहट, घने बादल और भारी बारिश या ओलावृष्टि शामिल है। थंडर स्टॉर्म्स में गर्म और नम वायु वायुमंडल में ठंडे क्षेत्र की तरफ गति करती है। इसमें 3 चीजों की बड़ी भूमिका है: नमी, अस्थिर वायु और लिफ्टिंग यानी वायु का ऊपर की तरफ उठना। जिन इलाकों में डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होता है वहां सतह का तापमान कुछ ज्यादा होता है। इससे यहाँ लो प्रेशर बनता है जो लिफ्टिंग में मददगार होता है। रिपोर्ट में खासकर गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया जैसे देशों की बात की गई है। डिफॉरेस्टेशन के चलते ही यहाँ के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। डिफॉरेस्टेशन का असर पर्यावरण पर अलग अलग तरीके से होता है। वनों के काटे जाने से मिट्टी की संरचना काफी कमजोर हो जाती है, जिससे मृदा का अपरदन तेज हो जाता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में पेड़ों और मिट्टी का संपर्क कमजोर होता है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। तटीय इलाकों में वृक्ष नेचुरल एम्बैंकमेंट यानी प्राकृतिक तटबंध का भी काम करते हैं, जिससे बाढ़ से सुरक्षा मिलती है। डिफॉरेस्टेशन के चलते ही रेन वाटर रन ऑफ बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी में जल पहले से कम समा पाता है। बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने से स्थानीय वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि वृक्ष वायुमंडलीय CO2 को अवशोषित करने के बड़े स्रोत समझे जाते हैं। साथ ही वृक्ष वाटर साइकिल यानी जल चक्र को रेगुलेट करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आइए अब नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। आज के सेशन के 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में किसी भी संस्था को विदेश से योगदान लेने के संबंध में वर्तमान में किसी तरह का कानून मौजूद नहीं है। 2. इस तरह के विनियमन के लिए साल 1960 में एक कानून बनाया गया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, देश में नागरिकता संबंधी नियमों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस विभाग के क्षेत्राधिकार में है? राज्य विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह विभाग या फिर वित्त विभाग? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है? 1. सुरक्षा तंत्र, 2. आपदा प्रबंधन, 3. टिड्डी नियंत्रण, 4. मृदा की निगरानी। निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4,
केवल 1, 3 और 4 या फिर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन माया सभ्यता का विकास क्षेत्र रहा? पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका या फिर मध्य अफ्रीका। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में निर्वनीकरण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? 1, रेन वाटर रन ऑफ में बढ़ोतरी, 2, मृदा ह्रास में वृद्धि, 3, जल चक्र में असंतुलन, 4, तड़ित झंझा की पुनरावृत्ति। निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर उपर्युक्त सभी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियास के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। शोधकर्ताओं को यह जानने में कामयाबी मिली है कि भारतीय उपमहाद्वीप में काफी पहले बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। इस शोध में वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित भीमबेटका गुफाओं की मदद ली है। टीम के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि मध्य भारत के लोगों को भी पहले 2 सींग वाले गैंडों की जानकारी थी। इस बात का अंदाजा भीमबेटका की गुफाओं में बने पशुओं के चित्रों से लगता है। इसी के आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहले भी प्रवासन हुआ था। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और यूटीज को एडवाइजरी जारी कर ट्रांसजेंडर्स कैदियों के लिए अलग से वार्ड देने को कहा है। इस दौरान भी उन्हें ट्रांसमेन और ट्रांस विमेन के बीच पर्याप्त जगह देने का ध्यान रखना होगा। ट्रांसजेंडर्स कैदियों की गरिमा और निजता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ही मंत्रालय ने यह एडवाइजरी दी है। एडवाइजरी में साफ है कि किसी कैदी को ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत खुद की पहचान एक ट्रांसजेंडर के रूप में करने का अधिकार है। केरल सरकार ने एक 3 सदस्यीय पैनल गठित किया है। यह पैनल इस बात पर अध्ययन करेगा कि जस्टिस हेमा कमीशन की सिफारिशों को किस तरह अमल में लाया जाए। दरअसल 2017 में एक जानी मानी मलयालम अभिनेत्री के साथ यौन शोषण की खबरें आई थी। इस घटना के बाद स्थानीय फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए हेमा कमीशन बनाया गया था। यह कमीशन फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना इस तरह का पहला आयोग था। पिछले दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक फोरम के 10 में से केवल एक सदस्य ने ही आगामी 3 सालों में वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिक रिकवरी की बात मानी है। ताज़ा रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा खतरा माना गया है। वहीं सामाजिक समरसता में कमी, आजीविका से जुड़े संकट और मानसिक स्वास्थ्य के गिरते स्तर को भी रिपोर्ट में बड़े खतरे में रखा गया है। भारत की कंपनी पावर ग्रिड ने अफ्रीका 50 के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते का मकसद केन्या में अफ्रीका के पहले ट्रांसमिशन PPP प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। एक बार पूरा होने के बाद यह प्रोजेक्ट केन्या का पहला स्वतंत्र पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होगा। बीते दिनों INS विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस मिसाइल के अत्याधुनिक संस्करण का परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का यह वर्जन समुद्र से समुद्र में मार करने में सक्षम है। रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस मिसाइल को भूमि, जल और आकाश तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। शुरुआत में इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे 600 किलोमीटर किए जाने की कोशिश हो रही है। गौरतलब है कि INS विशाखापत्तनम प्रोजेक्ट 15B के तहत एक स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज स्लॉथ बेयर गुलाबो का निधन हो गया। इस भालू को भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में रखा गया था। स्लॉथ बेयर दक्षिण एशिया के वनों में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर बड़े खुरदुरे काले और हल्के भूरे रंग के बाल होते हैं। इन भालुओं की लंबाई 5 से 6 फीट तक हो सकती है। इन पर बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर IUCN ने इस प्रजाति को वल्नरेबल की श्रेणी में रखा है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।